Assalamu alaikum. Students, this is your lab number 7 and 8 combined tutorial. We will look both the labs in this tutorial. First we will see lab number 7. This is about RTL modeling, that is registered transfer level modeling. So basically जो RTL modeling है ना, ये क्या है कि हम लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली हम कोई डाटा जो है वो किसी एक रजिस्टर में जो है वो प्लेस करते हैं, ठीक है। फिर हम उस डाटा के ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते हैं, उसके ऊपर कोई समझ लिया ऑपरेशन करते हैं, कोई बाइनरी ऑपरेशन करते हैं, ठीक है, कोई यूनरी या टर्शरी ऑपरेशन, जो भी उसके ऊपर कोई ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद उस डाटा को दोबारा किसी और रजिस्टर में हम सेव कर देते हैं। तो दिस इज बेसिकली RTL मॉडलिंग इज ट्रांसफर ऑफ डाटा फ्रॉम वन रजिस्टर टू अनदर रजिस्टर आफ्टर अप्लाइंग सम ट्रांसफॉर्मेशन ऑन दैट डाटा, ठीक है। तो यहाँ पे नीचे जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हुई है, ठीक है, कि यहाँ पे कुछ डाटा था, ठीक है, जो हमने डिफरेंट रजिस्टर में लेट्स सपोज, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे डिफ़ाइन करें कि कोई रेग डाटा टाइप हम यहाँ पे डिफ़ाइन करें, ज़रूरी नहीं है कि RTL मॉडलिंग में हमें रेग डाटा टाइप डिफ़ाइन करनी पड़े, ठीक है। तो जो नॉर्मल सिंपल कॉम्बिनेशनल सर्किट्स होते हैं उनमें जो है ना वो रेग डाटा टाइप हमें यहाँ पे जो है ना वो मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देखें तो ये बेसिकली इट्स टाइप ऑफ यू कैन से इट्स डाटा फ्लो मॉडलिंग, ठीक है। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में जो डाटा फ्लो मॉडलिंग है ना, दैट इज़ एक्चुअली RTL मॉडलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये A और B जो है हम और C और D लेट्स सपोज जो हमारे इनपुट्स हैं, ठीक है, इनके ऊपर इनको हमने किसी रजिस्टर्स में सेव किया, ठीक है। अब इन इनपुट्स के ऊपर जो है वो हमने कुछ ऑपरेशंस या ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की, लेट्स सपोज A एंड B और C एंड D, ठीक है। तो इसको हमने असाइन कर दिया आउटपुट F को, ठीक है। तो दिस इज़ you can say it's a type of you can say it's type of data flow modeling, ठीक है, how data is flowing from register to another register, ठीक है। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ये नीचे यहाँ पे ये देखें, आपको थोड़ा सा जो है ना वो जो ये है ये फ्लो ऑफ डाटा है इन वेरीलॉग। तो ये सबसे पहले आप देखें कि हम स्पेसिफिकेशंस होती हैं, ठीक है। ये फ्रंट एंड जो डिज़ाइन है, ये नीचे वाला तो है जो ये तो सिंथेसाइज़र का काम है, ठीक है। हमारे लिए जो है वो हमारे हाथ में ये चीज़ें होती हैं, ठीक है, स्पेसिफिकेशंस, हाई लेवल डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, RTL कोडिंग। तो स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं कि आपने जो भी कोई चीज़ डिज़ाइन करनी है, ठीक है, जो भी आपके रिक्वायर्ड कह लें कि जो है रिक्वायर्ड आपका जो ब्लॉक है, फंक्शनल ब्लॉक है, ठीक है, आप उसका एक कह लें कि रफ सा स्केच प्रिपेयर करते हैं कि इसकी कितनी इनपुट्स होंगी, कितनी आउटपुट्स होंगी, कितने पोर्ट्स होंगे, ठीक है। उसके बाद हाई लेवल डिज़ाइन होता है कि उसमें उस जो आपने एक रफ सा स्केच तैयार किया था, ठीक है, अब उसके अंदर जो कंट्रोल यूनिट्स होंगे, जो फंक्शनल ब्लॉक्स होंगे, उनको आप डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप कोड लिखते हैं सिंपल जो वेरिलॉग का, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है ना फ्लो ऑफ है, डिज़ाइन फ्लो है ये वेरीलॉग के लिए, ठीक है। अब हम डायरेक्टली जो है ना वो थोड़ी सी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम जो है ना एक मक्स जो है वो डिज़ाइन करेंगे, चूँकि अभी ये फर्स्ट ट्यूटोरियल है, ऑलमोस्ट फर्स्ट ट्यूटोरियल है वेरीलॉग का, ठीक है। तो हम एक सिंपल मक्स से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे देखें ये एक मेरे पास 2 to 1 मक्स है, ठीक है। ये कॉन्टीन्यूस असाइन स्टेटमेंट जो है ना नॉर्मली हम लोग डाटा फ्लो मॉडलिंग में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो जो 2 into 1 मक्स होगा उसके लिए हमें पता है कि हमारे पास एक जो हमारे पास होता है वो कंट्रोल सेलेक्ट, जो कंट्रोल हमारा होता है, ठीक है, उसका मक्स का, और 2 उसकी इनपुट्स होती हैं। जो कंट्रोल पोर्ट होता है या जो कंट्रोल उसकी बिट होती है, ठीक है, उसको मैंने सेल कह दिया, ठीक है, सेलेक्ट सेल बिट, और एक उसकी इनपुट बिट A है, एक B है, और एक उसकी आउटपुट है आउट। अब चूंकि A और B भी इनपुट है और जो सेलेक्ट है ये भी हमारी इनपुट है, हम अगर इसको 0 रखेंगे तो हमारी लेट्स सपोज A आउटपुट पे जाएगी, अगर सेलेक्ट 0 होगा तो आउटपुट पे B जाएगी। तो
इनपुट डिक्लेयर कर दी हमने सेलेक्ट को और ए और बी को। ये मॉड्यूल और ये लास्ट में लैब में शायद मैंने ये आपको सारा बताया था कि मॉड्यूल आपने जो आपका सिंपल एक सिंटेक्स होता है कि आपने एक मॉड्यूल क्रिएट करना है, ठीक है, फिर उसका नाम देना है, ठीक है, उसके बाद आपने जो है उसकी पोर्ट लिस्ट उसके आगे डिफ़ाइन करनी है, फिर उन पोर्ट्स को आपने डिफ़ाइन करना है एज एन इनपुट और आउटपुट। सो आफ्टर असाइनिंग द प्रॉपर पोर्ट्स इफ़ दे आर इनपुट और आउटपुट, नेक्स्ट हम क्या करेंगे कि जो कॉन्टिन्यूस असाइन स्टेटमेंट है ये क्या करता है कि ये जो हमारा ये आगे जो यहाँ पे ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है, ये बेसिकली जो आपको क्वेश्चन मार्क से नज़र आ रहा है, ये जो है ना ये टर्शियरी ऑपरेटर है। ये क्या करता है, ये कंडीशन है एक किस्म की, यूँ समझ लें कि कंडीशनल ऑपरेटर है कि अगर आपका सेलेक्ट ट्रू है मतलब इट्स हाई देन इट इज़ ए और एल्स आउटपुट इज़ बी। तो मतलब अगर ये ट्रू है तो आउटपुट बी होगी, एल्स अगर ये ज़ीरो है तो आउटपुट ए होगी, ठीक है। इसी तरह इसका काम है कि अगर ये ज़ीरो है तो आउटपुट ए, अगर वन है तो आउटपुट बी। तो ये इसका काम है, ठीक है, ये टर्शियरी ऑपरेटर कहलाता है। और कॉन्टिन्यूस असाइन स्टेटमेंट क्या करता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है उसके बाद ये जो इसकी रिजल्टेंट होगा वो आउट को असाइन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा एक जो है ना समझ लें कि एक मॉड्यूल क्रिएट हो गया, ये टेम्पलेट मॉड्यूल है। अब हम क्या करेंगे कि अगर हमने इसको हमने टेस्ट करना है, लेट्स सपोज हमने इसका एक टेस्ट बेंच क्रिएट करेंगे, तो उसमें क्या करेंगे कि हम इसका जो है ना वो ऑब्जेक्ट कॉल करेंगे जिसको हम कहते हैं कि इंस्टेंस जो है ना वो क्रिएट करेंगे इस मॉड्यूल की वहाँ पे। तो ये सेम उसी तरह है जिस तरह हम एक क्लास बनाते थे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, फिर उस क्लास के हम वेरियस वो ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते थे, ठीक है। तो ये सेम वही यहाँ पे भी वो उसी तरह का ही कॉन्सेप्ट है कि हमने ये क्लास बना लिए, ठीक है। अब हम इसके डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जितने हमारी मर्जी है, ठीक है, हम वो क्रिएट कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज यहाँ पे जो है मैंने अब इसे एक टेस्ट बेंच क्रिएट किया, ठीक है। तो ये टेस्ट बेंच में आप देखेंगे यहाँ पे मैंने, अब आपको पता है कि जो मॉड्यूल एक्सटर्नल होता है, ठीक है, जो इंटरनल मॉड्यूल होता है उसके साथ एक मॉड्यूल एक्सटर्नल भी होता है, ठीक है। तो उसकी जो आउटपुट होती है उसको हमने रैग डाटा टाइप रखना होता है, और जो इनपुट्स होती हैं उनको हमने डाटा टाइप रैग रखना होता है, ठीक है। वो टाइप होती हैं, वो रैग डाटा टाइप की होती हैं, ठीक है। और जो नेट की होती हैं उनको हमने वायर से रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। चूँकि हमारी जो एक्सटर्नल मॉड्यूल होता है उसकी जो हमारी उसकी आउटपुट जो होती है वो हमारी होती है टाइप नेट की, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको वायर से डिक्लेयर कर दिया है। और जो हमारे एक्सटर्नल मॉड्यूल की जो है इनपुट है उनको हमने रैग डाटा टाइप रखना है, ठीक है। अब रैग डाटा टाइप क्या होती है कि रैग बेसिकली एक रजिस्टर को रिप्रेजेंट करता है, और रजिस्टर क्या करता है, रजिस्टर रैग डाटा टाइप की जो है स्पेसिफिकेशन क्या है कि ये जो रजिस्टर में जो भी डाटा होता है ना वो उस वक्त तक मतलब चेंज नहीं होता जब तक यूज़र उसको खुद चेंज नहीं करता, ठीक है। तो ये रैग डाटा टाइप बेसिकली एक रजिस्टर है जो डाटा को होल्ड करके रखता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैंने देखी, यहाँ पे मैंने एक जो है ना वो ऑब्जेक्ट कॉल किया, ठीक है, M1। ये देखें mux2, ये वही सेम आपने जो यहाँ पे इस मॉड्यूल का नाम रखा था ना वही रखना है, ठीक है। यहाँ पे आपने वही कॉल करना है mux2। यहाँ पे फिर आपने उस मॉड्यूल को कॉल करने के बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट इंस्टेंस जो है ना इंस्टेंस नेम या ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, वो मैंने M1 रख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो है वो इसकी जो है वो पैरामीटर्स जो हैं वो जो पोर्ट्स हैं वो डिफाइन कर देने, सेल A B और आउट, और ये वाले हैं, ये वाले, ठीक है। अब अगर इनके नाम डिफरेंट होंगे ना, मतलब आप अपनी मर्जी से भी ये पोर्ट्स के नाम रख सकते हैं। लेट्स सपोज सेल की जगह मैं S रख दूँ, A की जगह मैं X रख दूँ, B की जगह मैं Y रख दूँ, ठीक है। लेकिन उस केस में फिर यहाँ पे जो एक बात यहाँ पे याद रखने वाली है वो ये है कि ये जो इनकी जो है ना वो समझ लें ऑर्डर है ना, ये वही रखना है इसमें यहाँ पे जो ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे पहले नंबर पे सिलेक्ट की पेन है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर उसका नाम चेंज होगा ना तो तब भी जो सिलेक्ट का जो पिन पोर्ट होगा वो पहले नंबर पे आएगा, ठीक है। तो ऑर्डर वही रखना है यहाँ पे जो है,
ऑब्जेक्ट में, ठीक है। और अगर ये नेम चेंज होगा फिर आपने किस तरह वो इंस्टेंस इनिशिएट करनी है, वो मैं आपको ना नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, ठीक है, उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि अगर आपकी ये चेंज है तो फिर आपने ये इंस्टेंस कैसे इनिशिएट करनी है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे आपने बस सिंपली ए और बी को जो है ना वो वैल्यूज़ असाइन कर दिए और 10 सेकंड के बाद फिर वैल्यूज़ जो है वो चेंज हो गई, ठीक है, 10 नैनो सेकंड्स के बाद, ठीक है। एक बार सिलेक्ट की पिन 0 है, एक बार 1 है, ठीक है। तो अभी इसको रन करके देख लेते हैं और इसका रिजल्ट देखने के बाद फिर हम जो है वो नेक्स्ट एग्जांपल पे चलेंगे। तो यहाँ से आपने सिमुलेट पे जाना है, चूँकि ये सारी अभी हुई है कंपाइल, तो मैं डायरेक्ट जो है वो सिमुलेट पे जा रहा हूँ, आपने कंपाइल करने के बाद सिमुलेट पे जाना है। इस सिमुलेट में आपने वर्क की डायरेक्टरी में आना है, यहाँ से हमने टेस्ट बेंच मक्स, ये देखें ये टेस्ट बेंच मक्स 2, इसको हम सेलेक्ट करेंगे। इसको हम ऐड टू वेव करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको टर्शरी ऑपरेटर का भी जो है ना वो समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें कि जो हमारी आउटपुट है वो है ये ST0, ये 0 है आउटपुट पहले, और यहाँ पे जो हमारी A है, बेसिकली ये A है, A हमारा यहाँ पे 0 है और B जो हमारा है 1 है, ठीक है। A 0 है, ST0, ये A, इनपुट A इज़ 0, B इज़ 1 और सेलेक्ट जो है वो हमारी क्या है, सेलेक्ट भी 0 है, ठीक है। इसका मतलब है फॉल्स है, ट्रू नहीं है, फॉल्स है यहाँ पे इस स्टेप में, ठीक है, फर्स्ट स्टेप में। तो हमारी आउटपुट क्या आ रही है, 0, फॉल्स है तो हमारी आउटपुट आ रही है A, और ट्रू होगी तो हमारी आउटपुट आ जाएगी B। देखिए यहाँ पे अभी भी A 0 है, B 1 है, लेकिन यहाँ पे जैसे सिलेक्ट ट्रू हुआ तो आउटपुट हमारी आ गई B इज़ 1, आउटपुट इज़ 1, ठीक है। ST1 ST1, A इज़ ST0, इसका मतलब है A जो है वो 0 है, और सिलेक्ट ST1 है तो A इसका मतलब सिलेक्ट 1 है, ठीक है। तो मतलब अगर हमारा सिलेक्ट फॉल्स है तो आउटपुट इज़ A, तो अगर हमारा सेलेक्ट 0 होगा तो आउटपुट इज़ A, जिस तरह मैंने बताया था, ठीक है। और अगर सेलेक्ट ट्रू होगा तो आउटपुट इज़ B। तो ये आपका टर्शरी ऑपरेटर जो है, और ये नॉर्मली यूज़ होता है डाटा फ्लो मॉडलिंग में, ठीक है, जो कि हम कर रहे हैं। अभी इसका आपने एक और गेट लेवल मॉडलिंग भी होती है, ठीक है, तो वो मैं आप पे छोड़ता हूँ। इसकी शायद मैंने की भी है, अगर मैंने की है तो मैं आपको दिखा देता हूँ, वरना वो आपने खुद करना है, वो आपका टास्क है। लेकिन मैं और एक दो एग्जांपल्स आपको जो है ना वो गेट लेवल मॉडलिंग की करवाऊँगा, उससे पहले मतलब आप वो देखेंगे तो फिर आपको ये मुश्किल नहीं लगेगी। तो गेट लेवल मॉडलिंग आई थिंक मैंने नहीं की, इसकी नहीं है। तो अभी आगे हम गेट लेवल मॉडलिंग एक देखेंगे एडर की, तो उसके बाद आपको समझ लग जाएगी कि ये आपने किस तरह करना है गेट लेवल मॉडलिंग इस मक्स की। तो हम वापस अपनी लैब मैनुअल पे चलते हैं, ठीक है। तो ये गेट लेवल मॉडलिंग बेसिकली आपने इस डायग्राम को देख के करनी है, ठीक है। तो वो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली आपने किस तरह करनी है। तो फिलहाल आप उसको स्किप करें, वो आगे आएगी तो उधर आपको वो समझ लग जाएगी। उसके बाद हम एक और टास्क देखते हैं कि हमने एक और टास्क गिवन है कि डिज़ाइन अ वेरिलॉग मॉड्यूल सच दैट इट टेक्स एन इनपुट क्लॉक सिग्नल एंड जनरेट्स एन आउटपुट बाय चेंजिंग द फेज ऑफ द क्लॉक बाय पाई। तो ये जो है ना ये बहुत ही सिंपल टास्क है। अब यहाँ पे आप देखें तो ये अगर गौर करें तो ये सिंपली एक इन्वर्टर डिज़ाइन करने का कह रहा है हमें। तो इन्वर्टर शायद मैंने एज एन एग्जांपल आपको लास्ट लैब में भी करवाया था, जिसमें मैंने आपको सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वगैरह और थोड़ा सा इंट्रो दिया था सॉफ्टवेयर का। तो उसमें भी मैंने आपको एक इन्वर्टर डिज़ाइन करके दिया था, ठीक है। तो सेम वही इन्वर्टर आपने यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट करना है।
उसके बाद नेक्स्ट टास्क है। नेक्स्ट टास्क ये जो टास्क 3 है ना, सॉरी 4 है, ये आपका होम टास्क होगा। बल्कि इससे रिलेटेड मैं आपको एक टास्क करवाऊंगा, ये वाला, ठीक है, टास्क 2। उससे पहले एक टास्क 1 है, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ, ये वाला, कि ड्रा अ सर्किट एंड राइट वैल्यू कोड दैट टेस्ट इफ एन 8 बिट वैल्यू इज 0 यूजिंग ओनली 1 लाइन ऑफ कोड, ठीक है। तो अब आपने यूनरी ऑपरेटर्स भी पढ़े हैं, ठीक है। यूनरी ऑपरेटर्स, बाइनरी ऑपरेटर्स और टर्शरी ऑपरेटर तो मैंने बता दिए, ठीक है। बाइनरी ऑपरेटर्स जैसे प्लस का है, माइनस है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। यूनरी ऑपरेटर्स अब आपको पता है कि ये बेसिकली नॉर गेट बन रहा है। अगर आप इसका ट्रूथ टेबल बनाएंगे ना, ड्रा सर्किट दैट राइट्स दैट टेस्ट इफ एन 8 बिट वैल्यू इज 0 यूजिंग ओनली वन लाइन कोड, ठीक है। तो आपको पता है और गेट जो होता है, ठीक है, वो 0 पे ही 1 होता है, ठीक है। और गेट, बल्कि मैं आपको इसका ना ट्रूथ टेबल दिखा देता हूँ, एक मिनट। मेरे पास इंटरनेट कनेक्टिविटी का थोड़ा मसला आ रहा है, तो हम और गेट को खुद ही, आप थोड़ा सा खुद देख लीजिएगा। और गेट का ट्रूथ टेबल तो मैं आपको वैसे ज़बानी बता देता हूँ कि और गेट जो होता है उनमें से कोई एक भी इनपुट आपकी 1 हाई होगी तो आपको आउटपुट पे हाई देगा। और गेट, और का मतलब होता है कोई भी, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक भी अगर आपकी इनपुट हाई होगी तो वो आपको आउटपुट पे हाई देगा। अगर दोनों इनपुट लो होगी तो आउटपुट आपको आउटपुट पे लो देगा। अगर आप देखें तो अब हमने 0 को डिटेक्ट करना है, ठीक है। तो दोनों बिट्स 0 आ रही है तो हमें 0 मिल रहा है, ठीक है। अगर लेट्स सपोज 8 इनपुट हम और गेट बना लें, 8 इनपुट और गेट बनाएंगे तो वो बेसिकली क्या करेगा कि आप वो उसकी जो 8 इनपुट्स हैं, जब हम उन पे ऊपर 0 देंगे तो वो आउटपुट पे 0 देगा। कोई एक भी 1 होगी तो आउटपुट पे 1 आएगा, ठीक है। तो हमने अगर 1 को डिटेक्ट करना है, मतलब अगर 0 आए तो आउटपुट 1 आए, ठीक है। तो हम आगे नॉट गेट लगा देंगे तो वो बेसिकली नॉर गेट बन जाएगा। तो जैसे ही उसकी सारी इनपुट 0 पे जाएंगी तो जो और गेट होगा वो हमें आउटपुट पे 0 देगा, लेकिन 0 जब इन्वर्टर से पास करेगा तो वो 1 हो जाएगा, ठीक है। तो हमें आउटपुट पे हाई दे देगा। तो सिंपली एक नॉर गेट का इन्वर्ट जो है वो बेसिकली हमारा ये काम जो है वो पूरा कर देता है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे देखें उसी तरह मैंने एक मॉड्यूल क्रिएट किया नॉर का। एक उसकी आउटपुट होगी और एक इनपुट होगी ए जो 8 बिट की इनपुट है, ठीक है, 8 बिट इनपुट है, ठीक है। अब आपने अगर इनपुट तो एक ही है लेकिन 8 बिट्स हैं, ठीक है। तो 8 इनपुट जो है वो बेसिकली 8 बिट्स एज एन इनपुट होंगी, ठीक है। तो उनमें से, तो इस मकसद के लिए हम नॉर्मली जो है ना, लेट्स सपोज हमने 8 इनपुट और गेट बनाना है, ठीक है। तो हम इस मकसद के लिए यूनरी ऑपरेटर्स यूज़ करते हैं। अब अगर मैंने सिर्फ और गेट बनाना है तो ये मैं नॉट का सिंबल हटा दूंगा, तो ये और ए लिखूंगा, तो ये हमारे पास एक यूनरी ऑपरेटर है। तो ये हमारे पास एक 8 इनपुट, ए इज़ बेसिकली 7। अगर यहाँ पे सिर्फ एक ए होगा तो ये सिंगल इनपुट हो जाएगी, ठीक है। अगर 0 2 2 इनपुट्स वाला और गेट नॉर्मली दो इनपुट्स वाला ही होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे नॉर्मली या तो 0 1 रखेंगे 2 इनपुट, और मल्टीपल इनपुट्स के लिए हमने यहाँ पे सिर्फ बिट्स, नंबर ऑफ बिट्स यहाँ पे चेंज करनी है, ठीक है। तो यूनरी ऑपरेटर से हम ये काम कर सकते हैं कि हम डिज़ायर्ड नंबर ऑफ इनपुट्स का गेट बना सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने एक 8 इनपुट गेट बनाया, ठीक है, और गेट, और उसको मैंने नोट कर दिया, ठीक है। तो मेरे पास जो है वो मेरा रिक्वायर्ड जो काम है वो 1 लाइन में पूरा हो रहा है। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी कोई जो है ना, वो अपनी मर्ज़ी का कोई ऑपरेटर यूज़ करके भी ये काम कर सकते हैं, ठीक है। तो इट्स अप टू यू। मुझे ये आसान लगा तो मैंने इस तरह आपको करवा दिया, ठीक है। तो इसका टेस्ट बेंच में आपको दिखा देता हूँ। इसका टेस्ट बेंच
अभी आप ये देखें कि ये नीचे जो हमारी वेव है ये हमारी आउटपुट है और ये ऊपर हमारी इनपुट है, ठीक है। अभी इनपुट हमारी जो है वो 8 बिट है, 00000110, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पे आप देखें कि ये 00 हो गई इनपुट, तो हमारी आउटपुट हाई हो गई, ठीक है। तो 00 डिटेक्टेड। अब फिर जैसे ही कोई बिट चेंज होगी, लेट्स सपोज ये देखें 010 हो गया, ठीक है, 00 नहीं रहा, तो फिर हमारी आउटपुट लो चली गई है। फिर जैसे ही 00 हो गया आउटपुट हाई चली गई है, ठीक है। तो हमारा जो डिज़ायर्ड जो काम था वो पूरा हो गया। तो उसके बाद नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा डिज़ाइन टास्क है। ये क्या कहता है कि हमें एक एलिवेटर सर्किट डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो उस सर्किट की जो है ना वो थोड़ा सा ये ट्रुथ टेबल में आपको समझा देता हूँ। ये ट्रुथ टेबल क्या कह रहा है कि अब लेट्स सपोज कोई भी फ्लोर, ये अब F1 F2 और F3 जो है ना वो फ्लोर्स हैं। M जो है वो कंट्रोल सिग्नल है कि डोर ओपन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब अगर M ज़ीरो है तो इसका मतलब है कि हमारा जो एलिवेटर है वो मूव नहीं कर रहा, ठीक है। M अगर 1 है तो हमारा एलिवेटर इसका मतलब है मूव कर रहा है। अब लेट्स सपोज M ज़ीरो है और हमारा फर्स्ट फ्लोर आता है, ठीक है। फर्स्ट फ्लोर पे हम पहुंचते हैं तो हमारा थर्ड फ्लोर पे हमारा M ज़ीरो है, इसका मतलब हमारा एलिवेटर मूव नहीं कर रहा, और F3 जो है वो हाई है, इसका मतलब है हमारा एलिवेटर जो है वो थर्ड फ्लोर के ऊपर खड़ा हुआ है, ठीक है। अब ऑब्वियसली जब खड़ा हो जाएगा थर्ड फ्लोर पे तो तभी उसने डोर ओपन करना है, ठीक है। तो वो जब उसके साथ इन लाइन होगा फ्लोर के साथ तो तब हमारा F3 जो है वो 1 हो जाएगा। जिस फ्लोर के साथ एलिवेटर इन लाइन होगा वो हाई हो जाएगा। अब F3 के साथ थर्ड फ्लोर के साथ इन लाइन होगा तो वो 1 हो गया। सेकंड फ्लोर के साथ इन लाइन होगा तो ये 1 हो गया, ठीक है। इसी तरह ये देखिए फर्स्ट फ्लोर के साथ इन लाइन होगा यहाँ पे तो ये फिर डोर ओपन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कंडीशन क्या है, कंट्रोल सिग्नल 0 होना चाहिए। अब फ्लोर के साथ वो इनलाइन हो रहा है, बाकी जैसे ये 1-1 है इसको मैंने डोंट केयर कर दिया, ठीक है। हमें जो रिक्वायर्ड हैं वो ये हैं कि हमारा फ्लोर के साथ इनलाइन कब होता है, ठीक है। अब F3 हाई होगा, बाकी तीनों 0 हैं, इसका मतलब है वो थर्ड फ्लोर के साथ इनलाइन है और कंट्रोल सिग्नल भी 0 है, तो हमने डोर ओपन कर देना है। जब सेकंड फ्लोर के साथ इनलाइन होगा, ठीक है, तो हमने फिर डोर ओपन कर देना है क्योंकि हमारा F2 हाई है और कंट्रोल सिग्नल 0 है। तो ये इसकी थोड़ा सा ना मैं डायरेक्ट आपने ये इसके ऊपर से पढ़ लेना है, ठीक है। उसके बाद ये जो डोंट केयर कंडीशंस हैं वो कंडीशन हैं जो हम जिनको निगलेक्ट कर सकते हैं, वो 0 भी हो सकती हैं, वो 1 भी हो सकती हैं, ठीक है। अब ये फर्स्ट फ्लोर के साथ इन लाइन होगा तो फिर आउटपुट हमारी 1 हो जाएगी, बाकी हम सारी डोंट केयर कर देंगे, ठीक है। फिर हमारा M अगर लेट्स सपोज 1 हो जाता है, M 1 होगा तो उसके लिए क्या होगा कि हमारा डोर ओपन नहीं होगा, चाहे F3 के साथ, चूंकि 1 का मतलब है कि एलिवेटर मूविंग में, ठीक है। लेट्स सपोज अगर एलिवेटर मूविंग में है, थर्ड पे खड़ा था और उसने फर्स्ट पे जाना है, तो ऑब्वियसली वो 2 को जैसे ही थोड़ा सा इनलाइन होगा, लेकिन वो मूव कर रहा होगा, इनलाइन तो होगा ना किसी टाइम पे, तो उस टाइम पे ये 1 हो सकती है। लेकिन चूंकि हम जब मूविंग में होगा तो हमारा कंट्रोल सिग्नल 1 रहेगा, तो उस वक्त डोर हमें ओपन नहीं करना, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पे 1 है वहाँ पे हम जो है वो 0 कर देंगे। बाकी डोंट केयर कंडीशंस हैं जिनको हमें जो रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है, तो उनको हम x कर देंगे। और जब 0 जब तीनों फ्लोर्स भी 0 हैं और कंट्रोल सिग्नल भी जो है वो 0 है, तब भी हमने डोर जो है वो क्लोज रखना है, ओपन नहीं करना, ठीक है। डोर तभी ओपन होगा जब हमारा एलिवेटर लाइंड अप होगा किसी फ्लोर के साथ। तो ये हमारा ट्रुथ टेबल तो क्रिएट हो गया। अब ये एलिवेटर का कंट्रोल एक हमें कम्बिनेशनल सर्किट बनाना है, ठीक है। तो अब हमने अब ये जो चूँकि हमारी 4 इनपुट्स थी, ठीक है, 4 इनपुट सिग्नल्स हैं, M है, F1 F2 F3, ठीक है। तो 2 रेज़ पावर इनपुट n जो है 2 रेज़ पावर n इतने का K मैप बनेगा, तो 16 बॉक्सेस बनेंगे, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखें MF1, ठीक है, MF1 ठीक है। तो ये आपने इस तरह रखनी है कि जहाँ जहाँ पे लेट्स सपोज
ये देखें ना, जो ज़ीरो होता है आपने इसको लेना है एम बार, ठीक है, एम कॉम्प्लीमेंट। जो ज़ीरो होगा वो कॉम्प्लीमेंट होगा और जो वन होगा वो सिंपली लेट्स सपोज ये अब चारों पहले नंबर पे चारों ज़ीरो हैं, ठीक है। तो एम कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट एफ टू कॉम्प्लीमेंट एफ थ्री कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो दो आपने इधर एम कॉम्प्लीमेंट एफ वन कॉम्प्लीमेंट एफ टू कॉम्प्लीमेंट एफ थ्री कॉम्प्लीमेंट ज़ीरो हो गया, ठीक है, आउटपुट ज़ीरो है। नेक्स्ट आप देखें तो वो है एम कॉम्प्लीमेंट एफ वन कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, एफ टू कॉम्प्लीमेंट एफ थ्री, ये देखें एफ टू कॉम्प्लीमेंट एफ थ्री, और ये एम कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट सेम उसी तरह, तो ये सेकंड बॉक्स फिल हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड बॉक्स फिल करना है तो उसके लिए क्या है, एम कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट दोनों जीरो है, ठीक है, एम कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन एफ टू जो है वो नेक्स्ट आ रहा है एफ टू एफ थ्री कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा थर्ड बॉक्स में। ये आपको पता है ना कि ये टर्म्स किस तरह लिखते हैं, मतलब आपने जब ये बॉक्स बनाना है तो ये टर्म्स इस तरह होती हैं कि फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म यहाँ पे थर्ड आती है और यहाँ पे फोर्थ आती है, इस तरह फिफ्थ सिक्स्थ सेवन्थ और एट्थ, ये एक थोड़ा सा ना यहाँ पे ये दो होती हैं, ये आपस में जो है ना स्विच होती हैं, ये इसी तरह नहीं होती जिस तरह मैं लिखवा रहा था ना, ये पहली टर्म यहाँ पे आएगी, दूसरी यहाँ पे आएगी, ठीक है, तीसरी यहाँ पे नहीं आएगी, तीसरी यहाँ पे आएगी, चौथी यहाँ पे आएगी, फिर पाँचवीं यहाँ पे, छठी यहाँ पे, सातवीं यहाँ पे और फिर आठवीं यहाँ पे, इस तरह नौवीं दसवीं ग्यारहवीं यहाँ पे, बारहवीं यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसी तरह जिस तरह मैंने बताई है ना, ये पहली दो टर्म्स, तीसरी इस तरह होगी, तीसरी क्या बनती है हमारी एम कॉम्प्लीमेंट एम कॉम्प्लीमेंट एफ वन कॉम्प्लीमेंट एफ टू एफ थ्री कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो एफ टू एफ थ्री कॉम्प्लीमेंट एम कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट, थर्ड टर्म यहाँ पे आ गई, फोर्थ टर्म हमारी डोंट केयर है वो यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, और उसका आपने एक्सप्रेशन ये इस तरह एफ टू एफ थ्री और एम कॉम्प्लीमेंट एफ कॉम्प्लीमेंट लिख लेना है, ठीक है। तो ये इस तरह आपने ये अपना के मैप एक बार जो है ना फिल करना है। उसके बाद आपको पता है कि हम जो डोंट केयर कंडीशन है उनको अपनी मर्ज़ी से जो है ना वो वन या ज़ीरो जो भी कुछ भी वो हम असाइन कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैंने डोंट केयर को ये जो तीन है ना, बल्कि ये चार, चूँकि हमने ये क्वाडो लूप बनाना है, ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम जो है ना वो इन चार को ना वन कर दें, ठीक है। तो हमारे ये देखें तीन क्वाडो लूप बन जाएंगे, ये एक, ये दो, ये जो कंसेक्टिव वंस होते हैं ना, ठीक है, वो हमने लूप बना लिए। अब जो फर्स्ट लूप है लेट्स सपोज ये जो इस साइड पे ये बड़ा लूप जो है, ठीक है, ये स्क्वायर सबसे जो है वो आप समझ लें राइट साइड पे जो लूप है ये वाला। अब इसको आप देखें तो इसकी जो ऊपर वाली दो टर्म्स है, ठीक है, इसमें क्या कॉमन है F2, ठीक है, यहाँ पे F2 कॉमन है और यहाँ पे इसके ये जो दो ब्लॉक्स हैं इसके इधर लेफ्ट पे आप देखें तो यहाँ पे एम कॉम्प्लीमेंट दोनों में कॉमन है, ठीक है, एम कॉम्प्लीमेंट और F2। तो हमारे पास पहली टर्म आ जाएगी एक्सप्रेशन की एम कॉम्प्लीमेंट F2 ये वाली, ठीक है, वो उसने थोड़ी सी आगे पीछे करके लिखी है। तो उसके बाद ये दूसरा ब्लॉक आप देखें ये, अब इसके ऊपर आप देखें यहाँ पे, अब यहाँ पे कॉमन क्या है F3, ऊपर वाली दोनों टर्म्स में F3 कॉमन है और इस साइड पे आप देखें तो हमारे पास फिर एम कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, तो एम कॉम्प्लीमेंट F3। अब इस बॉक्स में आप देखें, इस बॉक्स में अब अगर हम यहाँ पे इन चारों में देखें तो क्या कॉमन है, यहाँ पे हमारे पास कॉमन है F3 कॉम्प्लीमेंट F3 कॉम्प्लीमेंट, कोई भी नहीं है यहाँ पे कॉमन जो है ना, तो हम सिर्फ जो है ना इधर कोई कॉमन नहीं है तो हम सिर्फ ये वाली टर्म लिख देंगे, क्योंकि ऊपर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमारे पास सिर्फ ये वाली टर्म आ जाएगी एम कॉम्प्लीमेंट F1, ठीक है। इस तरह इसकी जो पैरेलल में यहाँ पे लाइन आ रही है ये आ रहा है, ठीक है, तो ये टर्म आ जाएगी, तो हमारे पास एम कॉम्प्लीमेंट F1 आ जाएगी, क्योंकि हमारे ऊपर कोई भी कॉमन नहीं है इन टर्म्स में। उसके बाद आपने इस एक्सप्रेशन को थोड़ा सा एम कॉम्प्लीमेंट इसमें कॉमन हो जाएगा। अच्छा ये एक्सप्रेशन लिख लिया, अब इस एक्सप्रेशन को जो है ना वो हमने जो है ना उसमें
मॉडल सिम में जो है वो इम्प्लीमेंट कर देना है डाटा फ्लो मॉडलिंग से। तो वो मैंने यहाँ पे जो है वो इम्प्लीमेंट किया हुआ है। तो उसका मैं आपको कोड सिंपल सा ही है, इतना मुश्किल नहीं था। सिर्फ प्रॉब्लम का जो आप अगर आपने ट्रुथ टेबल बना लिया तो फिर उसके बाद आपका काम जो है ना वो इजी हो जाता है। ये देखें, ठीक है, F1 F2 F3 और M जो हमारी इनपुट है, ओपन हमारी आउटपुट है। तो इनपुट्स हमारी 4 है और आउटपुट हमारी 1 है। और उसके बाद ये देखिए डायरेक्ट असाइन स्टेटमेंट से मैंने कंटिन्यूस असाइन स्टेटमेंट जो असाइनमेंट स्टेटमेंट है उससे मैंने डायरेक्ट ओपन इज इक्वल टू नॉट ऑफ M, ये देखिए नॉट ऑफ M कॉम्प्लीमेंट नॉट है, F1 और F2 और F3 प्लस है। चूँकि प्लस है इसका मतलब है और गेट, ठीक है। तो हम इसको जो बिट ऑपरेटर है वो यूज़ करेंगे और के लिए ये वाला, ठीक है। अगर हमने वैसे प्लस ऑपरेटर यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेटर होता है, लेकिन हमने चूँकि ये बिट्स है तो बिट्स के लिए हम जो है वो प्लस जो है वो और बिट वाइज ऑपरेटर और ये लाइन जो है ये यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके बाद एंड मॉड्यूल। तो ये हमारा जो है ना वो एलिवेटर जो है ना वो डिज़ाइन हो गया है। एलिवेटर का कंट्रोल जो है कम्बिनेशनल सर्किट्स में, कम्बिनेशनल लॉजिक में। अब उसके बाद इसका मैंने टेस्ट बेंच भी यहाँ पे बनाया है, वो भी आप देख लें, ठीक है। ये डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, इसको मैं आपको रन करके भी दिखा देता हूँ। तो ये हमारा जो है वो एलिवेटर का जो है वो आउटपुट वेव्स आ रही हैं, ठीक है, सिग्नल्स हैं जो आउटपुट सिग्नल्स हैं। तो हम ट्रुथ टेबल से इसको थोड़ा सा वो मैच कर लेंगे। तो आप ट्रुथ टेबल पे देखें तो हमारी इनपुट्स क्या आ रही हैं। पहले ये हमारी M है, F1 F2 और F3। M जो है वो 0 है, F1 भी 0 है, F2 भी 0 है और F3 जो है वो 1 है। ये ट्रुथ टेबल से हम थोड़ा सा इसको मैच कर लेंगे। M भी 0 है, F1 भी 0 है, F2 भी 0 है, F3 जो है वो 1 है। तो आउटपुट हमारी 1 आ रही है, गेट ओपन, ठीक है। तो ये आप देखें M 0 है, F1 0 है, F2 0 है, F3 जो है वो 1 है, तो गेट ओपन ST1, ये देखें हाई है, ठीक है। फिर चूँकि 5 नैनो सेकंड है, बल्कि 10 नैनो सेकंड के बाद जो है हमारा सिग्नल चेंज हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि M 0 है, F1 भी 0 है, F2 1 हो गया, F3 0 है, F2 1 हो गया। तो अब F2 1 हो गया, F3 0 है, तो फिर गेट ओपन, ठीक है। इसी तरह एक और कंडीशन है, आगे करते हैं इसको। 20 सेकंड के बाद F2 M 0 है, F1 0 है, F2 ये सेम ही है। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास आ रहा है M 1 हो गया, ठीक है। M 1 हो गया तो हमारा गेट ओपन नहीं होगा, चूँकि M 1 है तो हमारा गेट ओपन नहीं होगा, तो आउटपुट हमारी 0 है, ठीक है। तो ये एलिवेटर की आप डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए भी इसको जो है ना वो टेस्ट कर सकते हैं। डोंट केयर कंडीशन पे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें 1 आता है, 0 आता है। चूँकि ये डोंट केयर है तो हमारा सर्किट इन पर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, वेदर 0 और 1। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट टास्क देखते हैं।
बल्कि उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ना अब गेट लेवल मॉडलिंग दिखा देता हूँ। गेट लेवल मॉडलिंग के लिए सबसे पहले हम जो है ना एक एडर देखते हैं, ठीक है। उसकी पहले हम एक डाटा फ्लो मॉडलिंग देखेंगे, बल्कि हम पहले हाफ एडर देखते हैं। सो दिस इज़ बेसिकली 4-bit एडर। तो ये बेसिकली जो मॉडलिंग हुई है ये है डाटा फ्लो मॉडलिंग की है, ठीक है। तो जो 4-bit एडर होता है ना वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, कि हमारे पास दो हाफ एडर्स को कंबाइन करें तो हमारे पास एक फुल एडर बनता है, ठीक है। लेकिन चूंकि डाटा फ्लो मॉडलिंग है, हमने सिर्फ बताना है कि हमने ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है, ठीक है। तो बेसिकली हम एक ट्रांसफॉर्मेशन जो भी हो रही है डाटा के ऊपर वो हमने बतानी है, ठीक है। हमें इस सर्किट को देखने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें पता है कि एक्स और वाई दो 4-बिट नंबर हैं, ठीक है, 4-bit नंबर्स हैं। उनको हमने ऐड करवाना है तो हमारे पास एक सम जनरेट होगा, एक आउटपुट कैरी जनरेट होगा, और एक हमारी इनपुट जो है वो है जी, ठीक है। जी जो है ना ये इनपुट कैरी है, ये जो हम खुद से देते हैं, ठीक है। इसको हम एज एन इनपुट डिक्लेयर करते हैं, C0 जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें तो सिंपली डाटा फ्लो मॉडलिंग में अगर आपने शुरू करना है तो ये देखें, ये हमारे पास एक एडर मॉड्यूल है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो इनपुट्स हैं वो है A B, दो 4-bit इनपुट है, ठीक है। सीन चूँकि कैरी है तो ये 1-bit कैरी है, ठीक है। तो इसको मैंने सीन को इनपुट अलग से डिफाइन कर दिया, ठीक है, क्योंकि ये 3-0 यहाँ पे वेक्टर डिफाइन है A और B। उसके बाद आउटपुट हमारी एक 4-bit नंबर होगी, ठीक है, सम, और कैरी हमारा एक 1-bit नंबर होगा, आउटपुट C आउट। अब ये जो किया हुआ है कॉन्टिन्यूस साइन स्टेटमेंट में, ये बेसिकली कहलाता है कॉन्कैटिनेशन। ये दोनों आउटपुट्स को कॉन्कैटिनेट करके जो है ना वो हम आउटपुट लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक C आउट आएगा और एक सम आएगा। तो कॉन्कैटिनेशन में क्या होगा कि A प्लस B प्लस सीन, हमें सिंपली बस जो है ना वो जो सर्किट का बिहेवियर है वो बताना है, क्या ऑपरेशन। अब मैंने बताया था कि ये प्लस जो होता है ना ये बेसिकली बाइनरी ऑपरेटर है। बाइनरी ऑपरेटर का मतलब है दो बाइनरी नंबर्स के दरमियान को जो ऑपरेशन हो रहा है वो हमने बताना है। क्योंकि हम एडिशन ऑपरेशन कर रहे हैं तो हम यहाँ पे डायरेक्ट वो ऑपरेशन बता देंगे, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो बता देंगे A और B के दरमियान, और इनपुट कैरी C इन। तो ये तीनों जो है वो हमने सम करने हैं, जो इनपुट कैरी होगा और दो 4-bit नंबर। तो हमारे पास आउटपुट जो है वो एक 4-bit एडर समझ लें कि ये हमारा जो है ना वो मॉडल कर लिया हमने। ये इसका टेम्पलेट है। इसका रिज़ल्ट के लिए मैंने यहाँ पे उसके लिए इसका टेस्ट बेंच भी लिखा है, एडर टेस्ट बेंच एडर। तो ये इसका टेस्ट बेंच है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंस्टेंशिएशन के लिए अगर आपने लेट्स सपोज देखिए मैंने यहाँ पे आप डिफरेंट नेम्स लिखे हैं, एक्स वाई सी इन, ठीक है। सम को मैंने और जो है वो एस डिफाइन कर दी, ठीक है। इनपुट टाइप हमने जो इनपुट है उनको हमने रेगुलर टाइप पे रखना है, और जो आउटपुट है उनको हमने वायर, मतलब चूंकि ये नेट है तो इनको हमने वायर से डिफाइन करना है। अब ये देखें, ये मैंने एडर जो हमारा मेन मॉड्यूल है, ठीक है, उसको मैंने ठीक है, ये हमारा मेन मॉड्यूल था एडर, ठीक है। अब इसका मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशिएट किया ये A1। उसके बाद आप देखें कि ये मैंने यहाँ पे पहला मेरा जो पोर्ट है वो है A, तो यहाँ पे मैंने इस A को कनेक्ट कर दिया है X के साथ, क्योंकि हमारा पहले इनपुट जो है वो है X, ठीक है। इसी तरह जो दूसरी इनपुट है Y, उसको मैंने कनेक्ट कर दिया है उस एडर मॉड्यूल की पिन B के साथ, ठीक है। अब यहाँ से आपको थोड़ा सा पता लग रहा होगा कि ये किस तरह मॉड्यूल इंटरनल और मॉड्यूल एक्सटर्नल है जो हम पिन्स आपस में अटैच कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वही है जो आपने क्लास में भी स्टडी किया कि मॉड्यूल इंटरनल और एक मॉड्यूल एक्सटर्नल। तो ये अब कनेक्ट होगी B के साथ, B कनेक्ट होगी Y के साथ, ठीक है। इसी तरह जो C इन थी इस मेन मॉड्यूल की वो कनेक्ट होगी
सी इन जो है वो कनेक्ट हो जाएगी इस मॉड्यूल की इस सी इन के साथ, ठीक है। तो ये एक और मेथड है इंस्टेंशिएशन का। अगर आप डायरेक्ट सेम वही नेम लिख के अगर सिंपली उसी को कॉल कर लें तो भी ठीक है, अगर आप इस तरह करना चाहें तो भी ठीक है। उसके बाद ये दो मैंने वैल्यूज़ दी हैं, इसको आपने रन करके देख लेना, तो रिज़ल्ट जो है इसका वैलिड है। अब हम जो है ना इसका जो है ना वो गेट लेवल मॉडलिंग देखते हैं इसी 4-बिट एडर की। अब गेट लेवल मॉडलिंग में क्या है कि लेट्स सपोज हमारे पास ये एक हाफ एडर है, ये एक 4-बिट हाफ एडर है। अब हम सबसे पहले ये 4-बिट हाफ एडर जो है ना वो गेट लेवल मॉडलिंग में डिज़ाइन करेंगे। तो ये हमारे पास हाफ एडर, ये मैंने मॉड्यूल लिया, ठीक है। अब सिंपली आप यहाँ देखिए कि हमारे पास दो इनपुट हैं एक्स और दो आउटपुट है एस और सी। अब हो क्या रहा है कि एक्स और वाई क्या हो रही हैं, एक्सक्लूसिव और गेट हो रहा है, ठीक है। एक्स और एक्स और कैरी और इनका आउटपुट जो आ रही है वो हमारे पास आ रही है एस, ठीक है। और जो कैरी है वो क्या हो रहा है, एंड हो रही है दोनों इनपुट्स एक्स और वाई, और आउटपुट आ रही है सी। मतलब कैरी जो है दैट इज एक्स प्लस वाई, एक्स एक्सक्लूसिव और विद वाई इज एस सम। तो गेट लेवल मॉडलिंग में हम इसको किस तरह डिफाइन करेंगे, ये देखें, इनपुट एक्स वाई आउटपुट एस सी। अब एक्सक्लूसिव और हो रहा है, एक्सक्लूसिव और हो रहा है इनपुट्स और हमारी आउटपुट आ रही है सम, ठीक है। तो जस्ट डिफाइन कर देना है एक्स और इंटू सम, जो आउटपुट है एस और इनपुट्स एक्स वाई। इसी तरह एंड आउटपुट इनपुट, ठीक है। आउटपुट क्या हमारी सी और इनपुट क्या है एक्स और वाई। तो ये हमारा जो है ना वो हाफ एडर जो है वो डिज़ाइन हो गया एक टेम्पलेट उसका। तो ये गेट लेवल मॉडलिंग है, मतलब जो गेट्स हैं इसके आपने उनकी फॉर्म में जो है ना वो अपना सर्किट डिफाइन कर देना है यहाँ पे वेरीलॉग में। यहाँ पे बस सिंपली वो जो गेट्स उनके साथ कनेक्टेड हैं वो आपने यहाँ पे, अगर और है तो यहाँ पे और आ जाएगा, एक्सक्लूसिव और है तो एक्स और आ जाएगा। तो ये डिफरेंट जो है ना वो इनकी रिप्रेजेंटेशंस हैं। अब एंड के लिए डायरेक्ट एंड है, और के लिए और होगा, ठीक है, और नैंड के लिए नैंड होगा। तो ये बस नाम लिखना है यहाँ पे, और इस तरह इनपुट, और यहाँ पे पहले आउटपुट आ जाएगी, फिर उनकी जो इनपुट पोर्ट्स हैं वो आ जाएंगे। तो ये सिंपली गेट्स की फॉर्म में जो अपने सर्किट जो है वो अपने यहाँ पे एज सच कॉपी कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा हाफ एडर इम्प्लीमेंट हो गया। अच्छा, अब हम देखते हैं कि फुल एडर किस तरह आएगा। अब ये हाफ एडर जो है ना ये 1-बिट हाफ एडर है, ठीक है। इसमें हमने एक्स और वाई 1-बिट है। अब हम एक 1-बिट फुल एडर डिफाइन करेंगे। अब 1-बिट फुल एडर किस तरह डिज़ाइन होगा कि अगर हम दो हाफ एडर्स को आपस में मिला दें तो हमारे पास एक फुल एडर बन जाता है, ठीक है। ये एक हाफ एडर है, ये दूसरा हाफ एडर है, ठीक है। इन दो हाफ एडर्स के साथ एक जो है हमारे पास एक्स्ट्रा जो है वो और गेट लगा हुआ है, ठीक है। अब हो गया रहा है कि इस फर्स्ट हाफ एडर की जो आउटपुट है, लेट्स सपोज इसको मैं कोई वेरिएबल जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है मैं वही इसको बता देता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने फुल एडर हाँ ये फुल एडर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें कि मैंने आउटपुट्स ऑफ फर्स्ट एक्सऑर एंड 2 एंड गेट्स, ठीक है, इनको मैंने S1 D1 और D2। अच्छा, आप देखें कि इस और गेट को मैंने कर दिया है D1, सॉरी ये हमारी हो जाएगी S, ये S, ये वाली, इस S को भूल जाएं अभी, ठीक है। क्योंकि मैंने कोड थोड़ा सा डिफरेंट लिखा है तो कोड के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने S1 ये वायर जो इंटरनली कनेक्टेड होती हैं मॉड्यूल में हमारी, तो आउटपुट्स ये है ना, ये S, C, X, Y और Z जो इंटरनल वायर्स होती हैं आपस में कनेक्टेड, उनको हम वायर से डिफाइन करते हैं। जो इंटरनल वायर्स होती हैं उनको हम जो इंटरनली ये कनेक्शंस होते हैं इनको हम वायर से डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो हम इसको वायर कह देंगे, इसको वायर कह देंगे, ठीक है। चूँकि हमारी ये बाकी आउटपुट्स को तो हम इनपुट और आउटपुट की फॉर्म में डिफाइन करेंगे ना। जो इंटरनल कनेक्शंस हैं ये
ये वाला कनेक्शन, ये एंड गेट का कनेक्शन और ये एंड गेट का कनेक्शन, ठीक है। तो ये एक S1 हो गया, ये D1 और ये D2। तो ये तीन हमारी वायर डिफाइन होगी। ठीक है, ये तीन वायर डिफाइन कर दिए मैंने। ये देखें S1 D1 D2, ये तीन वायर्स आ गई। उसके ये मैंने साथ लिख भी दिए यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट XOR गेट और 2 एंड गेट्स। उसके बाद क्या है कि आपने दो हाफ एडर्स के ऑब्जेक्ट जो है ना वो इनिशिएट करने हैं, ठीक है। हाफ एडर का मॉड्यूल पीछे बनाया है ना, दो हाफ एडर्स के मॉड्यूल को आपने इनिशिएट करना है, ये ऑब्जेक्ट्स को, ये हाफ एड के, ठीक है। हाफ एड SCXY। तो आप यहाँ पे भी देखें कि दो हाफ एडर के जो है ना ऑब्जेक्ट्स इनिशिएट हुए हैं, ठीक है। HA1, ठीक है, ये S1 D1 XY, SD2 S1Z, ठीक है। ये उसी सेम ऑर्डर में जो है ना वो आपने यहाँ पे जिस तरह ये देखें ना SCXY, यहाँ पे भी आप देखें पहले सम होगा, ठीक है। अब देखें S1 D1। अब ये एक और इंस्टेंशिएशन है, ठीक है, कि आप डायरेक्टली जो है वो, अब आप अगर नाम आपने चेंज भी रखे हैं तो भी जो है ना वो ऑब्जेक्ट इनिशिएट हो जाएगा। लेट्स सपोज जैसे यहाँ पे S1 D1, ये डिफरेंट है इससे, लेकिन आपने ऑर्डर वही रखना है। ये देखें S1 C1, लेकिन ऑर्डर वही है, ठीक है। तो ऑर्डर को आपने देखना है, बाकी आप जिस मेथड से आप चाहें उस मेथड से आप जो है वो ऑब्जेक्ट इनिशिएट कर सकते हैं। ये एक मेथड था, एक डायरेक्ट सेम वही नेम और सेम वही ऑर्डर सब में सेम रखना है, और एक ये आपको मैंने अभी दिखा दिया ये ऐड 2 में, ठीक है। तो ये दो फुल एडर के दो ऑब्जेक्ट्स HA1 HA2। और उसके बाद अब और क्या क्या हो रहा है, और हो रहा है हमारे पास एक ये आप कह लें, ये इसको कह लें आप, ये थी हमारी D2, ये D2 थी, ये D1 थी। D2 और हो रही है विद D2 और D1 दोनों आपस में और हो रही हैं, ठीक है। D2 और D1 और हो रही हैं, ठीक है। ये देखें D2 D1 और आउटपुट हमारे पास आ रही है C, और डायरेक्ट आपने वो और लिख देना। तो ये हमारे पास सिंपली एक फुल एडर जो है ना वो इम्प्लीमेंट हो गया, लेकिन ये 1 बिट फुल एडर है, ठीक है। अब अगर हमें हमें 4 बिट फुल एडर चाहिए, तो हमें 4 फुल एडर इस तरह के रिक्वायर्ड होंगे, ठीक है। 1 बिट फुल एडर, 4 1 बिट फुल एडर होंगे तो हमारे पास एक 4 बिट एडर जो है ना वो बनेगा। अब होगा क्या कि हमारे पास पहली बिट जो फर्स्ट बिट है इनपुट A की फर्स्ट बिट और इनपुट B की फर्स्ट बिट ऐड होंगी इस फुल एडर में, जो 1 बिट फुल एडर है, ठीक है। और हमारे पास एक इनपुट कैरी होगा C0, हमारे पास सम आएगा 0, और एक हमारी कैरी जनरेट होगी जिसको हम वायर लिखेंगे। अब ये इंटरनल वायर्स हैं, ठीक है। अब इनको हम वायर डिक्लेयर करेंगे जब हम इस 4 बिट एडर को जो है ना वो डिफाइन करेंगे, C1 C2 C3। अब हम इस 4 बिट फुल एडर के ना 4 ऑब्जेक्ट्स इनिशिएट करेंगे, तब हमारे पास ये एक फुल एडर क्रिएट हो जाएगा। तो ये एक गेट लेवल मॉडलिंग से हम एक पूरा फुल बिट एडर, अब 4 बिट फुल एडर जो है वो काफ़ी कम्प्लेक्स हो जाएगा गेट लेवल मॉडलिंग में। तो हमने क्या किया कि हमने सिर्फ एक हाफ एडर इम्प्लीमेंट किया, उससे हमने एक 1 बिट फुल एडर इम्प्लीमेंट किया उसके ऑब्जेक्ट्स कॉल करके, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने उस 1 बिट एडर के 4 ऑब्जेक्ट्स इनिशिएट करेंगे, तो हमारे पास एक 4 बिट फुल एडर बन जाएगा, ठीक है। तो ये एक सिंपल वे है, हम अपना जो है ना वो अपना मकसद जो है वो, उसमें आपको डिफरेंट मॉडलिंग्स भी समझ आ गई हैं और ऑब्जेक्ट इनिशिएट करना भी आ गया है, और हमारा जो है वो रिक्वायर्ड रिजल्ट भी आ जाएगा। तो यहाँ तक मेरे ख्याल में समझ आ गया। अब हम देखते हैं कि मैं बता रहा था कि हम पूरा 4 बिट फुल एडर किस तरह
इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उसका मैं आपको कोड साथ खोल देता हूँ। अब होगा क्या कि इसी तरह 4 ऑब्जेक्ट्स इनिशिएट करेंगे। इनको हम ये जो इंटरनल वायर्स हैं ये C1 जो हमारी इनपुट्स हैं उनको तो हम इनपुट डिफाइन करेंगे। जो आउटपुट है S0 इसको हम आउटपुट, ये C0 इनपुट होगी, C4 जो है हमारी आउटपुट होगी, आउटपुट कैरी। तो ये इंटरनल C1 C2 C3 ये हम वायर डिक्लेयर कर देंगे। ठीक है, तो ये है फुल एडर। ठीक है, अब ये 4 इसके ऑब्जेक्ट, थोड़ा सा मैं इसको इस तरह कर देता हूँ, थोड़ा सा लाइन में आ जाएंगे। तो अब ये देखें, ये मैंने 4 ऑब्जेक्ट्स इसकी डिक्लेयर, ये आपको मेरे ख्याल में ऊपर से समझाने की अब ज़रूरत नहीं है कि ये वायर मैंने C1 C2 C3 को बाकी जिस तरह आउटपुट और इनपुट, क्योंकि अब हमने 4 बिट बनाना है तो हम A और B को 4 बिट रखेंगे, 0 3 एक वेक्टर डिक्लेयर करेंगे। इस तरह आउटपुट सम को भी हम एक वेक्टर डिक्लेयर करेंगे। ठीक है, अब जो हमारा फुल एडर जो फर्स्ट इन जो है वो ऐड टू का जो हमने फर्स्ट ऑब्जेक्ट कॉल किया। ठीक है, ये देखें ये सारे जो है ना ऐड टू के ऑब्जेक्ट्स हैं। ये देखें ऐड टू, ये पहला ऑब्जेक्ट कॉमा, दूसरा ऑब्जेक्ट कॉमा, तीसरा ऑब्जेक्ट ये F2 FA2 और ये फिर चौथा ऑब्जेक्ट FA3। और ये यहाँ पे जो है ना वो जो हमारी लाइन टर्मिनेट हो रही है। ठीक है, तो जो हमारी फर्स्ट एडर है, ठीक है, उसमें आप देखिए कि हमारे पास एक सम आउटपुट जो जनरेट होगी वो S0 बिल्कुल सेम इसी फिगर को फॉलो की है। ये जो फिगर बनी हुई है, ये देखिए हमारे पास एक S0 आ रही है, फर्स्ट बिट, सेकंड बिट इनपुट आ गई। ठीक है, और एक इनपुट कैरी आ गई, और एक हमारे पास जो कैरी है वो वायर है C1 जो हमारे इसकी आउटपुट है। ठीक है, लेकिन हमने उसको वायर डिक्लेयर किया हुआ है। ठीक है, तो आउटपुट की जगह हम C1 लिखेंगे। जैसे इस एडर में आप देखें, ये चूंकि ऐड टू है तो ऐड टू का ऑर्डर देख लें। ठीक है, यहाँ पे पहले सम है, फिर कैरी है, सी जो एस और सम है, और ये आउटपुट कैरी है सी। फिर हमारे पास इनपुट है एक्स वाई और जी। जी जो है बेसिकली क्या है, जी जो है मेरे ख्याल में हमारा इनपुट कैरी है, जी हमारा इनपुट कैरी है। तो आप यहाँ पे देखें कि ये हमारा इनपुट कैरी आ गया C0, ये एक्स और वाई जो हमारी दो इनपुट्स हैं A0 और B0, पहली जो 2 बिट्स हैं, और उसके बाद ये हमारा आउटपुट कैरी आ गया C1, और ये हमारी आउटपुट फर्स्ट बिट आ गई S0। सेम उसी तरह आप ये जो S1 तो चूंकि इसकी आउटपुट तो अब जो नेक्स्ट मॉड्यूल है उसकी आउटपुट तो S1 होगी सम की। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा फ़र्क क्या पड़ेगा, जो इसका आउटपुट कैरी था वो इसका इनपुट कैरी बनेगा सेकंड मॉड्यूल का। ये देखें, जो इस मॉड्यूल का आउटपुट कैरी था C1, इस मॉड्यूल का वो इनपुट कैरी है। ठीक है, तो ये C1 जो है हमने इनपुट की जगह पे C1 लिख दिया है इस ऑर्डर को फॉलो करते हुए, क्योंकि हमने यहाँ पे इनपुट कैरी लिखना है। ये देखें, Z की जगह इनपुट कैरी आना चाहिए, Z हमारा इनपुट कैरी है। ठीक है, तो सेकंड मॉड्यूल में ये C1 आ जाएगा, और फिर इसी तरह इसका जो आउटपुट कैरी है वो इस मॉड्यूल का इनपुट कैरी बन जाएगा C2। ठीक है, फिर इसका जो आउटपुट कैरी था C3, इसका इनपुट कैरी बन जाएगा, और इसका C4 जो है वो आउटपुट कैरी हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है ना एक 4 बिट एडर कंप्लीट हो गया यहाँ तक। अब हम इसका टेस्ट बेंच जो है वो देख लेते हैं। टेस्ट बेंच सेम है जो दूसरे एडर का था, तो मैं दोनों अभी इकट्ठे रन कर दूंगा, जो मैंने डाटा फ्लो मॉडलिंग से किया था और जो ये मैंने इतना लेंथी प्रोसीजर करके किया। ठीक है, तो डिपेंड करता है आपकी मॉडलिंग मेथड पे। ठीक है, तो ज़रूरी था कि आपको गेट लेवल मॉडलिंग भी बताई जाए, डाटा फ्लो भी बताई जाए, तो इसलिए जो है ना वो फिर इतना प्रोसीजर लेंथी की है। तो इसके लिए मैंने ये एक एडर का ये है टेस्ट बेंच, और एक एडर का जो है वो ये एडर है वो ये डाटा फ्लो मॉडलिंग में, और इसका जो टेस्ट बेंच था वो भी सेम ही है मेरे ख्याल में, 4 बिट टेस्ट बेंच बिट एडर। ठीक है, तो ये बिट 4 बिट एडर, ये सेम यही वही टेस्ट बेंच है जो इस डाटा फ्लो के लिए मैंने बनाया था, सेम वही है, सिर्फ ऑब्जेक्ट
चेंज है, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट इस जो बिट एडर था 4 बिट एडर उसका कॉल किया, ठीक है, बिट एडर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये बिट एडर का ऑब्जेक्ट कॉल किया हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने इसकी जो है ना वो इंस्टेंशिएशन जो है वो इस मेथड से ही है। आप जिस मेथड से चाहे कर सकते हैं। मैंने आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन ऑब्जेक्ट जो है ना वो इनिशिएट करना बता दी है। अब आपकी मर्ज़ी है आपने किस तरह करना है, ठीक है, सब तरीके ठीक है। और ये इनपुट्स दोनों की सेम है, दोनों की इनपुट सेम है, तो हम दोनों की जो है वो वेव फॉर्म देख लेते हैं। तो सिमुलेट कर लेते हैं। ये सबसे पहले जो 4 बिट एडर है, हमने जो हाफ एडर्स को मिला से 1 बिट फुल एडर्स को मिला के जो हमने एक फुल एडर क्रिएट किया, उसकी वेव फॉर्म आएगी। ठीक है, तो ये देखें एक पहली इनपुट है 0 0 0 और एक है 1, तो आउटपुट हमारे पास आ रही है, ये देखें आउटपुट कैरी 0 है, सम जो है एस जो हमारे पास आ रहा है 1 आ रहा है, चूँकि 0 और 1 ऐड हो रहे हैं, ठीक है, सम 1 आ गया। उसके बाद क्या हो रहा है यहाँ पे आगे, ये देखें हमारा जो कैरी है C0 कैरी जो इनपुट कैरी है, ठीक है, वो हो रहा है 1 और एक इनपुट 0 और एक इनपुट जो है 1 1 0 1 है, ठीक है। तो इनपुट कैरी भी इसमें ऐड होगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया, ये 1 ऐड होगा इनपुट कैरी इस ऊपर 1 1 0 1 में, तुम्हारे पास आ जाइए 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 इज 0 1 तो 0 और 1 यहाँ पे चला जाएगा तो 1 1 1 आ जाएगा। तो ये देखिए 1 1 1 0, ठीक है। तो ये रिजल्ट आ रहा है। तो आप डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए इसको टेस्ट कर सकते हैं। अब जो है वो ये नीचे जो है ना ये कैरी किस तरह प्रोपोगेट कर रहा है, जो हमारे वायर वाले कैरी थे वो नीचे आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं जो दूसरा एडर है उसको सिमुलेट कर देता हूँ। ये हमने गेट लेवल मॉडलिंग से स्टार्ट किया था, फिर हमने ऑब्जेक्ट्स इनिशिएट किए थे और आगे लेकर चले थे। अब जो हमने डायरेक्ट डाटा फ्लो मॉडलिंग से किया था मैं उसको रन कर देता हूँ। जो 4 बिट एडर था वो कौन सा था, आई थिंक एडर था। ये एडर था, ठीक है। इसका जो टेस्ट बेंच है वो है TB एडर, ठीक है। तो इसको मैं अब ये देखिए ये इस एडर का जो है वो एडर, ये देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट इनिशिएट हुआ है एडर A1, ठीक है। तो मैं ये टेस्ट बेंच एडर TB एडर जो है वो रन कर देता हूँ अब। ठीक है, तो ये देखें वही 0 0 0 0 है एक इनपुट और एक 0 0 0 1 है। तो आउटपुट हमारे पास आ रही है 0 0 0 1 और आउटपुट कैरी जो है वो हमारे पास आ रहा है 0 C आउट। उसके बाद हमारा इनपुट कैरी 1 हो गया और जो एक इनपुट है वो 1 1 0 1 है और एक इनपुट 0 0 है, तो हमारे पास वही 1 1 1 0 आ रहा है, ठीक है। दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है। अब ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कौन सी मॉडलिंग जो है ना वो डिफाइन से करना चाहते हैं, डिज़ाइन करना चाहते हैं अपना एडर।
लेकिन अगर पेपर में क्वेश्चन होगा तो वो जो आपको मॉडलिंग की जाएगी, मतलब अगर गेट लेवल मॉडलिंग किसी क्वेश्चन में कही गई है तो आपने वही करनी है, अगर आपको डाटा फ्लो मॉडलिंग कही गई है तो आपने फिर वही करनी है। तो मैंने दोनों आपको जो है ना वो थोड़ी थोड़ी उसकी प्रैक्टिस करवा दी है। अब जो रह गए टास्क वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अब ये एक टास्क जो है ना आपने खुद करना है। इसका मैंने आपको ये देखें ये ट्रुथ टेबल बना के दे दिया है साथ, ठीक है। ये आपने खुद रीड आउट करना है। ये हमारे पास एक एनालॉग कन्वर्टर है जिसकी आउटपुट है 4 बिट। अब ये 4 बिट ये बेसिकली एक बैटरी की वोल्टेज जो है ना उसको चेक कर रहा है। अगर हमारी बैटरी की वोल्टेज जो है वो 6 बेसिकली 6 ये 00110 अगर 6 होगी तो तब तक वो 0 देगा। मतलब हमारा बैटरी की वोल्टेज 6 वोल्ट है तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 0110। और हमारी जो ये लॉजिक सर्किट डिज़ाइन करना है उसकी आउटपुट उस वक्त 0 आनी चाहिए। 6 के बाद जो है ना हमारे लॉजिक सर्किट को जो है ना वो 1 देना चाहिए। जैसे ही 6 से नीचे जाए तो हमारा लॉजिक सर्किट जो है ना वो 0 कर दे, तो बैटरी की वोल्टेज जो है, तो ये एक कन्वर्टर है जो वो हमारे पास 4 बिट्स में बता रहा है कि बैटरी की वोल्टेज क्या है। तो ये उसका ट्रुथ टेबल बन गया। अब आपने ये जो ये जैसे 0 था एक कम्प्लीमेंट, अब ये चूंकि इसमें भी 4 इनपुट्स हैं तो अब अगर आपने के मैप करना है तो जिस तरह मैंने आपको पहले के मैप करवाया है, ठीक है, उसी तरह आपने लूपिंग करनी है। क्वाड लूप हो रहा है या पेयर लूप हो रहा है, ठीक है, तो वो आप देख लेना है। या आप सिंपली इस इक्वेशन को लिखें और इसको सिंप्लीफाई करें कॉमन लेके, जो डिफरेंट उसकी ऑपरेशंस हैं इसके लिए बूलियन एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। वो उन लॉज को फॉलो करके आपने इसको एक सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन बनाना है और एक सिंप्लीफाइड इसका जो है ना वो सर्किट आपने बनाना है, ठीक है। और फिर उसका वेरीलॉग कोड लिखना है। सिंप्लीफाइड सर्किट बनाना है फिर उसका वेरीलॉग कोड लिखना है। अच्छा, उसके बाद ये जो टेबल है ये आपने फिल कर लेना है। ये टेबल सिंपली क्या कर रहा है कि लेट्स सपोज आपकी 1 नैनो सेकंड के बाद जो ए की वैल्यू है, ए बेसिकली एक 4 बिट नंबर है, ठीक है। ए की वैल्यू हो जाती है 2, मतलब 00010, ठीक है। फिर क्या होगा कि बी जो है वो मतलब 1 सेकंड के बाद यहाँ पे ए की वैल्यू हो जाएगी 2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बी की वैल्यू अभी 0 है, या अननोन है, एक्स लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फिर 1 सेकंड गुजरेगा, मतलब 1 सेकंड के बाद ए 2 है, फिर उसके 1 सेकंड के बाद बी इक्वल टू 1 सेकंड गुजरने के बाद ए की जो वैल्यू होगी वो राइट शिफ्ट होगी। या आपने ऑपरेटर देख लेना है राइट शिफ्ट के लिए या लेफ्ट शिफ्ट के लिए, ठीक है। आई थिंक इट्स फॉर लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। तो ए की लेट्स सपोज 00010 था, तो जब वो लेफ्ट शिफ्ट होगा तो हमारा 00100 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आपने ये ऑपरेटर देख लेना है। ये शिफ्टिंग ऑपरेटर है, आई थिंक ये लेफ्ट शिफ्ट है, ठीक है। तो फिर वो जो भी बनेगी वो आपने वैल्यू यहाँ पे लिख देनी है 2 सेकंड में यहाँ पे, और यहाँ पे ए की वैल्यू अभी तक वही रहेगी जो यहाँ पे थी 1 पे। इस तरह ये आपने सारा टेबल जो है ना वो फिल करना है यहाँ तक 7 सेकंड तक। उसके बाद और टास्क यहाँ पे मेरे ख्याल में कोई नहीं रहता। अब ये इसकी आपने गेट लेवल मॉडलिंग के लिए ना थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको गेट लेवल मॉडलिंग बताई है ना, तो ये आपने इसकी गेट लेवल मॉडलिंग करनी है। अच्छा, उसके बाद ये एक लास्ट टास्क रहता है, टास्क 3। ये बड़ा सिंपल टास्क है। ये आपने क्या करना है कि आपने एक 4 to 1 मक्स डिज़ाइन करना है। अब जैसे मैंने आपको एक फुल एडर डिज़ाइन करवाया है, ठीक है, तो फुल एडर 2 हाफ एडर्स को मिला के बना है, ठीक है। तो इसी तरह हम एक 4 to 1 मक्स 2 2 to 1 मक्स को मिला के बना सकते हैं, ठीक है। तो वो आपने यहाँ पे ये टर्शरी ऑपरेटर लगा के डिज़ाइन करना है। तो ये बड़ा सिंपल टास्क है, बहुत ईजी है। तो इससे आपका जो है ना वो टर्शरी ऑपरेटर की थोड़ी सी ना जो है वो हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी। तो ये आपने खुद करना है, ये एक टास्क आपने खुद करना है, और एक ये टास्क आपने जो मेन टास्क है, 2 टास्क आपने इस लैब में खुद करना है, बाकी मैंने करवा दिया। ये वाला बैटरी वाला। अब हम चलते हैं लैब नंबर 8 पे। अब लैब नंबर 8 में हम जस्ट थोड़ा सा जो है ना वो स्ट्रिंग्स को देखेंगे, और एक हमारे पास एक सिंपल सा टास्क है ये। अब ये जो टास्क है ना ये रिलेटेड है इस टास्क से, जो लैब नंबर 7 का ये जो लास्ट टास्क है ना इससे रिलेटेड है। तो अगर आपको समझ आ गया तो ये टास्क फिर आपको समझने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप उसमें देख रहे हैं 2 2 to 1 मक्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो उनको किस तरह टर्शरी ऑपरेटर उन पर अप्लाई होगा वो मैं यहाँ पे करूँगा, तो वो आपको समझ आ जाएगी, समझ आ जानी चाहिए वो लास्ट टास्क जो है लैब 7 का। अच्छा, अब सबसे पहला टास्क जो है ना इस लैब का वो मैं आपको दिखाता हूँ।
यहाँ पे हमने थोड़ा सा ना स्ट्रिंग्स के साथ छेड़छाड़ करनी है कि स्ट्रिंग्स को कैसे हैंडल करना है यूजिंग रेक्ट डाटा टाइप, क्योंकि हमारे पास वेरीलॉग में जो है वो स्ट्रिंग डाटा टाइप नहीं होती। तो ये हमारा टास्क 1 है उसको। तो लेट्स सपोज जो हमारा पहला टास्क है लैब 8 में, वो क्या कह रहा है कि आपने अपना एक जो है ना वो नाम जो है ना, आपने अपने नाम की एक स्ट्रिंग बनानी है, ठीक है, वो लोअर केस में हो, ठीक है। तो उसमें जो उसको लोअर केस से आपने अपर केस में जो है ना वो कन्वर्ट करना है। तो ये तो आपको पता है कि जो हमारे जो उसमें आस्की के कोड्स होते हैं उनमें आपको पता है कि जो लोअर केस होते हैं उनको अगर आपने अपर केस में कन्वर्ट करना है तो उसमें से आप 32 माइनस करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो लेटर जो है वो करैक्टर जो है वो लोअर केस में चला जाता है, जो लेटर होता है, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप देखें कि लेट्स सपोज हमने कोई भी स्ट्रिंग जो है ना वो यहाँ पे किस तरह जो है ना वो डिफ़ाइन करनी है। उसके लिए हमने जो रेक्ट डाटा टाइप है वो किस तरह डिफ़ाइन करना है कि लेट्स सपोज हमारा जो नेम है, अब नेम में जितने करैक्टर्स हैं, अब नेम में हमारे लेट्स सपोज यहाँ पे मैं देखें तो ये 9 करैक्टर्स हैं, ठीक है। तो 9 करैक्टर्स हैं तो आपने एटलीस्ट यहाँ पे जो साइज़ है ना वो 9 रखना है, 9 करैक्टर्स। अब मैंने यहाँ पे 20 रखा हुआ है, स्ट्रिंग साइज है, दिस इज़ बेसिकली द स्ट्रिंग साइज। तो मैंने 20 रखा हुआ है, आपने मिनिमम से तो ज़्यादा ही रखना है, मतलब मैंने 20 रखा है, स्ट्रिंग आपकी 20 तक जा सकती है, मतलब मैं इसके आगे और भी 11 करैक्टर्स जो है वो प्लेस कर सकता हूँ। और हर करैक्टर नॉर्मली 8 बिट का होता है, ठीक है। तो उसके लिए ये 8 0 ये आपने यहाँ पे अब जो है ना वो 8 बिट का है एक करैक्टर, तो ये नॉर्मली अभी आप सोचेंगे कि ये 07 होना चाहिए, लेकिन जो डेफिनेशन है वो इसी तरह ही होगी कि 8 0, वरना ये हमारी स्ट्रिंग इंडेक्सिंग नहीं होती फिर, ठीक है। तो हमने इसको 8 0 ही रखना है। हर करैक्टर जो है उसके लिए हमने 9 जो है ना वो बॉक्सेस बना दिए, 0 से लेके 8 तक। होता नॉर्मली 8 बिट का ही है हर करैक्टर, उसका जो भी वो बाइनरी कोड होता है ना बैक एंड पे करैक्टर का, वो 8 बिट का होता है, लेकिन हमने जो उसके लिए डिफाइन करना है वो एक बॉक्स जो है वो 0 to 8, मतलब उसके 9 खाने होने चाहिए, जो उसकी इंडेक्सिंग है वो है 0 to 8। अब इस तरह के 0 to 8 जो इंडेक्सिंग है, इस तरह के आप मतलब उसमें 0 to 8 का मतलब है कि एक जो ब्लॉक होगा उसमें 9 खाने होंगे। इस तरह के 9 खानों वाले आपने 20 ब्लॉक बनाने हैं जिनमें 9 खाने हों, 20 ब्लॉक्स, और उन्हें हर एक करैक्टर प्लेस होगा स्ट्रिंग का, ठीक है। तो ये डिफाइन हो रहा है हमारा स्ट्रिंग के लिए जो है ना, हमने एक जो ब्लॉक है वो डिफाइन कर लिया जहाँ पे हमारे जो करैक्टर्स हैं स्ट्रिंग के वो उनका जो वो बैक एंड पे बाइनरी कोड होगा वो प्लेस होगा, ठीक है। अच्छा ये इसको अभी आप बोल जाइए, ये मैंने सिंपली थोड़ा टेस्टिंग के लिए रखा है, ये आपने इसको छेड़छाड़ करनी है अगर कोड को तो आप किस तरह करेंगे। अच्छा अभी उसके बाद मैंने एक इंटीजर डिफाइन किया आई, उसके बाद हमने इनिशियल स्टेटमेंट के बाद आप इनिशियल ब्लॉक में आपने ये एक स्ट्रिंग लिख दी, नेम इज इक्वल टू मीर हमजा, जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं इसके आगे VLSI भी लिख देता हूँ, ठीक है। तो क्योंकि हम 20 तक लिख सकते हैं तो मैंने इसके आगे थोड़े से और आगे करैक्टर्स ऐड कर दिए। अच्छा उसके बाद आपने लूप लगाना है, ठीक है, 0 से लेके अब जितने करैक्टर्स हैं 9 थे, 4 और ऐड हो गए, तो ये कितने हो गए 13, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ पे i++ नहीं लिखना, ये i++ जो प्लस ऑपरेटर है ना यहाँ पे वो नहीं चलता, ठीक है। तो आपने इसको i = i+1 ही लिखना है वेरीलॉग में। अच्छा उसके बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि लेट्स सपोज जो हमारे करैक्टर्स हैं वो अब ये ब्लॉक्स हैं बने हुए हैं, ठीक है, इनमें करैक्टर्स प्लेस हो रहे हैं। अब होगा क्या कि अब उनकी सारों की इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। 0 से 9 पहला करैक्टर, 9 से आगे 18 तक या जिधर तक भी जो है वो, चूँकि हमारी यहाँ पर आई की वैल्यू चेंज होगी, ठीक है। 9 से आगे फिर आगे 8 जो करैक्टर्स होंगे वो एक और करैक्टर होगा, मतलब ये इस तरह लाइन में खाने बने होंगे, ठीक है। पहले 8 में जो है वो एक करैक्टर आ जाएगा, दूसरे 8 में जो है वो दूसरा करैक्टर आ जाएगा, तीसरे 8 में जो है वो तीसरा करैक्टर आ जाएगा। तो ये बेसिकली ये जो 08 है स्पेस 8 की ही एलोकेट करेगा। तो इंडेक्सिंग किस तरह हो रही है कि लेट्स सपोज आई हमारा 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। अब वो करेगा क्या कि नेम के 0 से लेके 8 तक जो इंडेक्स होंगे, चूँकि हमने स्ट्रिंग प्लेस किया, स्ट्रिंग की जो भी करैक्टर होगा
उसका जो ASCII कोड है वो इस तरह इंडेक्स वाइज, इंडेक्स होता है कि जो ब्लॉक है उसका नीचे नंबर 0 1 2 3 4 इस तरह करके, या मैं यहाँ पे एक वर्ड में ना एक क्रिएट करता हूँ, यहाँ पे जैसे ये एक टेबल क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये एक 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 8 बिट नंबर है तो इसको 8 कर देते हैं। यहाँ से हम 8 बिट ही बनाते हैं, 1 2 3 7 8। ठीक है, तो ये एक करैक्टर जो है वो इस तरह 8 ब्लॉक्स बनेंगे। इस तरह के हमने 20 बनाने इस तरह लाइन में। ठीक है, अब होगा क्या कि जो पहला करैक्टर होगा उसका इंडेक्स होगा यहाँ से 0 1 2 3 अप टू 7 तक। ठीक है, या 1 से लेके 8 तक, या यूँ कह लें आप, चूँकि हमने 0 to 8 रखा है तो 0 से लेके 8 तक हमारा पहला करैक्टर होगा, फिर 8 से लेके आगे 16 तक दूसरा करैक्टर होगा, फिर 16 से ले आगे 24 तक तीसरा करैक्टर होगा। इस तरह करैक्टर्स प्लेस करने हैं। ठीक है, तो अब इंडेक्स नंबर आपको समझ आ जाना चाहिए कि इंडेक्स क्या होता है, कि जो इन ब्लॉक्स के नीचे जो खाने हैं 0 1 2 3 4 8, फिर इससे आगे एक और ब्लॉक होगा 9 10 11 12 अप टू इस तरह चलते जाएंगे। ठीक है, जितने ब्लॉक्स हैं, तो ये इंडेक्स नंबर है। तो अब होगा क्या कि हमारा जो लेट्स सपोज आई 0 होगा तो 0 से लेकर 8 तक जो हमारा एक वो ASCII कोड बन रहा होगा जो बाइनरी नंबर है, ठीक है, उसमें से 32 माइनस हो जाएगा। जब उस वो चूँकि वो कोड जो है वो एक करैक्टर के लिए होगा, तो उसमें से जब 32 माइनस होगा तो हमारा जो है वो उसको फिर हम जो 32 माइनस करके वापस नेम में जो है वो प्लेस कर देंगे। तो जो हमारा स्मॉल लेटर था वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर जब I 1 हो जाएगा तो 8 से लेके नेक्स्ट 8 खाने जो 8 खाने जो है 8 के बाद वाले अगले 8 खाने। ठीक है, तो 8 के बाद नेक्स्ट 8 खाने जो होंगे उनमें जो करैक्टर पड़ा हुआ है, चूँकि यहाँ पे 1 होगा तो 8 हो जाएगा, 8 से आगे नेक्स्ट 8, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो फिर 16, चूँकि 16 तक तो पहुँच गए, फिर हम 8 से आगे नेक्स्ट 8 करेंगे तो 16 तक पहुँच जाएंगे। 16 से आगे फिर चूँकि यहाँ पे 2 हो जाएगा, 16 से नेक्स्ट फिर 8 डब्बे जो होंगे। ठीक है, तो इस तरह करके ये वो हर एक करैक्टर का वो लेता जाएगा ASCII कोड, या उसका जो बाइनरी कोड बैक एंड पे सेव्ड है, तो उसमें से ASCII कोड में से ये 32 माइनस करता जाएगा, तो हमारा हर एक करैक्टर जो है वो कैपिटल लेटर में कन्वर्ट होता जाएगा। ठीक है, तो उसको हम डिस्प्ले करा देंगे। इसी तरह ये मैंने एक जो यहाँ पे लिखा था ये वर्ड स्ट्रैग, ये मैंने एक जो है वो रजिस्टर डिफाइन किया वर्ड, और इसमें एक ही वो ब्लॉक है, जिस तरह ये है, ये एक ही ब्लॉक है जिसमें 8 डब्बे हैं। ठीक है, 8 बिट ब्लॉक है, एक ब्लॉक है। ठीक है, एक ब्लॉक है 8 डब्बों वाला। ठीक है, उसमें एक ही करैक्टर आ सकता है 8 बिट का। और फिर उसमें मैंने क्या किया है, कोई भी अपना जो करैक्टर है, लेट्स सपोज मैं जो अपना फर्स्ट करैक्टर है, ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे 0 रखूँगा तो 0 से 8 जो हमारा फर्स्ट करैक्टर होगा, 1 रखा है तो 8 से आगे है नेक्स्ट 8, तो सेकंड करैक्टर है वो आ जाएगा। तो ये अभी डिस्प्ले हो जाता है कि हमारा कौन सा करैक्टर आता है। ये नॉर्मली आता है इस साइड से स्टार्ट होगा। अब अगर यहाँ पे मेरे ख्याल में 1 है तो हमारा S आना चाहिए। ठीक है, तो हम देख लेते हैं रन करके इसको। चूँकि इसका कोई वेव शेव नहीं है तो हमें यहाँ पे जो है ना वो रन लिखना पड़ेगा नीचे। हम यहाँ पे रन लिख के एंटर करेंगे तो ये हमारा रन हो जाएगा। ये देखिए रन किया तो देखिए मीर हमजा VLSI, और ये देखें S करैक्टर आ गया जो सेकंड करैक्टर था इस साइड से। ठीक है, मतलब 8 से आगे नेक्स्ट 8, अगर हम 0 लगते तो हमारा I आ जाता है यहाँ पे फर्स्ट करैक्टर और कैपिटल होके, क्योंकि हमने सारे कैपिटल कर दिए हैं ना यहाँ पे। उससे पहले हमने इस स्ट्रिंग को यहाँ देखें सारी को हमने कैपिटल लेटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये
थोड़ा सा ना इसको हम कहते हैं, इस बेसिकली सारे प्रोसेस को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये इंडेक्स जिस तरह मैंने आपको बताया था कि हर एक कैरेक्टर का नीचे इंडेक्स है, इंडेक्स नंबर है, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रिंग इंडेक्सिंग। ठीक है, तो ये वो प्रोसीजर है। अब नेक्स्ट टास्क पे चलते हैं, होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। जो दूसरा टास्क है वो भी मैं आपको कर देता हूँ। तो आपने उसका क्या करना है, सिर्फ एक टेस्ट बेंच क्रिएट करना है। टास्क टू ये है, असेंबलर ये रहा। अच्छा, टास्क टू क्या कहता है? टास्क टू हमें कहता है कि ये एक असेंबलर है। ठीक है, किसी माइक्रो प्रोसेसर का जो है वो असेंबलर है। वो करता क्या है, ये डिज़ाइन ए कोड ऑफ एन असेंबलर टू मैनेज द प्रोग्राम फ्लो ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, आई हैंडल प्रोग्राम काउंटर पीसी, ट्राई टू कोड फंक्शनैलिटी इन वन लाइन। पीसी इज़ अ 16-bit, ऑफसेट इज़ 8-bit बट इन टूज कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पीसी जो है वो एक 16-bit नंबर है। ठीक है, ऑफसेट जो है हमारा जो है वो है 8-bit है, लेकिन ये टूज कॉम्प्लीमेंट है। ऑफसेट जो है, ऑफसेट पे जो भी 8-bit वैल्यू होगी वो टूज कॉम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, इफ़ रीसेट फ्लैग इज़ हाई, if reset flag is high, jump pc to 00, if branch flag is high, jump pc to pc plus offset। अब ये देखें, ये अगर अब ये क्या कह रहा है कि अगर हमारा ब्रांच फ्लैग है, ये सिलेक्ट फ्लैग है। ठीक है, अब ये अगर ट्रू होगा तो इसका मतलब है 1 है, तो 1 होगा तो हमारी आउटपुट आएगी यहाँ से, पीसी जो है वो जंप करेगा ऑफसेट, इफ़ ब्रांच फ्लैग इज हाई, जंप पीसी टू पीसी प्लस ऑफसेट। ठीक है, ये देखें पीसी प्लस ऑफसेट, क्योंकि ये ट्रू होगा, ब्रांच ट्रू होगी तो हमारी यहाँ पे आउटपुट आएगी पीसी प्लस ऑफसेट। ये देखें, ये पीसी आ रहा है यहाँ पे, ये ऑफसेट प्लस हो रहे हैं, तो ये हमारी यहाँ पे आउटपुट आ जाएगी पीसी प्लस ऑफसेट। अगर ये फॉल्स होगा, ब्रांच 0 होगा, तो हमारा आउटपुट आएगी यहाँ पे जो आउटपुट आएगी वो होगी पीसी प्लस 1 यहाँ पे। ठीक है, इफ़ ब्रांच फ्लैग इज हाई, जंप पीसी टू पीसी प्लस ऑफसेट, इफ रीसेट फ्लैग इज हाई, जंप पीसी टू 0। अब जो अगर रीसेट फ्लैग हमने हाई किया, रीसेट किया है, तो हमारा पीसी 0 पे चला जाएगा, वरना रीसेट लो है तो जो इसकी आउटपुट आएगी इस मक्स की, वो हमारी आउटपुट पे आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पीसी की। तो इसको करना किस तरह, तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, 1 लाइन कोड है सिंपली, और हमने करना भी 1 लाइन में है। ये आप होपफुली अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आपने देख लेना है कि पीसी 16-bit है। ठीक है, इनपुट ऑफसेट 8-bit है, नेक्स्ट 16-bit है। अच्छा, होगा क्या कि लेट्स सपोज रीसेट जो है वो अगर ट्रू है, अब देखें अगर ट्रू है तो ये फर्स्ट जो हमारी कंडीशन है वो आ जाएगी आउटपुट पे। ठीक है, इफ़ रीसेट इज़ ट्रू वी गेट आउटपुट एज 000, 16-bit 000। ठीक है, तो आउटपुट हमारी 16-bit 0 आ जाएगी, रीसेट हाई है। एल्स, वरना क्या होगा, अगर रीसेट लो है तो क्या होगा कि इस जो ये मक्स है, अब इस मक्स के ऊपर कंडीशन लगेगी। अब ये देखें, यहाँ तक तो ये आ गया ना, फर्स्ट हमारा जो है वो मक्स ये वाला। ठीक है, अगर रीसेट लो है तो हमारी आउटपुट आ जाएगी 16-bit 0। ठीक है, वरना क्या होगा, वरना फिर हम देखेंगे इस मक्स को, फिर हम ब्रांच पे कंडीशन लगा देंगे। ये देखें, इनटू ब्रांच। अब फिर अगर ब्रांच ट्रू होगी तो फिर आउटपुट जो होगी वो इस मक्स की होगी, जो भी ये मक्स देगा, और ये मक्स क्या देगा, ब्रांच। अब ब्रांच की कंडीशन लगेगी इफ़ ट्रू वी गेट ऑफसेट प्लस ये ऑफसेट प्लस 1 इस वजह से लिखा हुआ है, ये
ऑफसेट का कॉम्प्लीमेंट है, चूँकि टूज कॉम्प्लीमेंट है। टूज कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कि नॉट ले लें, मतलब 1 को 0 और 0 को 1 करके उसमें +1 कर दें, ठीक है। चूँकि ऑफसेट हमारा टूज कॉम्प्लीमेंट है, ये ऊपर उसने कहा होगा, ये देखें यहाँ पे ऑफसेट इज़ अ 8 बिट पार्ट इन टूज कॉम्प्लीमेंट। तो अगर ब्रांच जो है वो आई है तो पीसी प्लस ऑफसेट, ऑफसेट जो भी होगा वो टूज कॉम्प्लीमेंट होगा। तो ये देखिए ऑफसेट का टूज कॉम्प्लीमेंट प्लस पीसी, ऑफसेट प्लस पीसी इफ ब्रांच इज ट्रू, एल्स आउटपुट क्या होगी पीसी प्लस 1, ठीक है। वरना फिर अगर फॉल्स होगा तो इसकी जो आउटपुट होगी वो क्या होगी पीसी प्लस 1, और फिर ये जो मक्स होगा जहाँ पे जो भी आएगा वो आउटपुट पे चला जाएगा अगर ये रीसेट 0 हुआ तो, ठीक है। तो इसकी देखें 0 कंडीशन में जो है ना वो मैंने इसकी जो फॉल्स कंडीशन थी उसमें मैंने जो है ना वो इस मक्स को डिफाइन कर दिए। तो ये सिंपल सा 1 लाइन कोड है। तो यही जो है सेम यही आपने 2 to 1 वो जो 4 to 1 मक्स फ्रॉम 2 to 1 मक्स है उसमें इम्प्लीमेंट करना है। तो ये आपकी जो 2 लैब्स इकट्ठी हैं वो हो गई हैं 7 और 8। तो इनकी सबमिशन जो है आपने करनी है मंडे को इंशाल्लाह। ये दोनों लैब्स आपने जो है ना वो मैं असाइनमेंट क्रिएट कर दूंगा, आपने वहाँ पे सबमिट करा देनी है MS Teams पे। थैंक यू वेरी मच।